Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to continue our lecture number 3 of chapter number 3. Okay? Now come towards our lecture. This is the revision class for chapter number 3 and the lecture is 3. We have discussed lecture number 2 in which we have already discussed about gases and their properties, their behaviors. Today we are going to start liquid and their properties. ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिक्विड को और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द लिक्विड स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द गैसियस एंड सॉलिड स्टेट. जो लिक्विड स्टेट आप लोगों के पास आती है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी कि इन बिटवीन आती है किन किन के गैसियस में और सॉलिड स्टेज पे. In liquids, kinetic energy is sufficiently high enough to keep the molecules close together. Liquids के अंदर kinetic energy इतनी होगी कि वो क्या कर सके, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से के पास रख सके, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रख सके. Like gases, liquids are able to move and thus flow and diffuse. गैसेस की तरह ही लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं and thus फ्लो कर सकते हैं as well as diffuse कर सकते हैं. ठीक है, ड्यू टू मोर कॉम्पैक्ट नेचर, गैस के मुकाबले की बात की जा रही है. ठीक है, यहाँ जो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, फिलहाल गैस है, तो इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो गैस के साथ किया जा रहा है. ठीक है, तो ड्यू टू द मोर कॉम्पैक्ट नेचर, इसकी जो वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है, वो क्लोज्ड होने की वजह से. ठीक है, कॉम्पैक्ट नेचर की वजह से लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेस्ड टू एनी नोटिसेबल एक्सटेंट. ठीक, गैसेस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रही थी मगर लिक्विड्स क्या होंगे, वो किसी हद तक उनके कंपैरिजन में बहुत कम कंप्रेसिबल होंगे. ठीक है, इसके अलावा अगर सॉलिड देखोगे तो सॉलिड क्या होंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होंगे, यानी आप सॉलिड को दबाव डालकर चेंज नहीं कर सकते. जबकि आपने गैसेस को कंप्रेस करना देख लिया था कि गैसेस किस तरह कंप्रेस हो रही थी. ठीक है, वो प्रेशर इंक्रीज करने से गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इसलिए वो कंप्रेस हो रही थी. लिक्विड में क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे लेकिन उसका जो है वो वॉल्यूम इतना है कि वो ज़्यादा जो है वो नोटिसेबल, इतना ज़्यादा जो है वो कंप्रेस नहीं होगा कि आपको पूरा चेंज नज़र आ जाए जैसे गैस में नज़र आ रहा था. ठीक है, तो इसमें इतना नोटिसेबल एक्सटेंट पे कोई चेंज नहीं हो पाता, इतनी ज़्यादा लिक्विड जो है वो कंप्रेस नहीं हो पाता. द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मच लेस देन दैट ऑफ गैसेस. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी ये बात कि गैसेस से हम जो है वो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, कि यानी कि आप जो इसका कंपैरिजन कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो, गैसेस के साथ कर रहे हो. तो गैसेस के में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस थे वो कितने ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत दूर दूर पाए जा रहे थे. तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या था, बहुत ज़्यादा था. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे थोड़े. सही, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो क्लोज होंगे. और मुकाबला किससे किया गया है, गैसेस के साथ. मतलब गैसेस में कितने थे, दूर दूर थे, फार अपार्ट थे, और ये लोग क्या है, इनका जो डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो कम है. बिहेवियर लिक्विड्स का जो है वो हम 3 तरह से पढ़ेंगे. जिस तरह हम लोगों ने गैसेस में पढ़ा था, इसी तरह हम लिक्विड्स का भी बिहेवियर पढ़ते हैं. डिफ्यूजिबिलिटी पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए डिफ्यूजिबिलिटी. लाइक गैसेस लिक्विड ऑल्सो डिफ्यूज, वन लिक्विड में डिफ्यूज टू अनदर. अच्छा, इसमें अब क्या होगा, गैसेस की फॉर्म में तो स्प्रे करके, या मतलब आप परफ्यूम की फॉर्म में तो स्प्रे करके नहीं निकाल सकते, इसकी डिफ्यूज नहीं करा सकते. तो इसको किस तरह से डिफ्यूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स, इसको जो है वो आप लोग एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में बहुत ईजिली डिफ्यूज किया जा सकता है. वो कैसे करेंगे कि अ ड्रॉप ऑफ अ डाई और एनी कलर्ड सोल्यूशन. ये देखो एग्जांपल के तौर पे कि किसी भी कलर सोल्यूशन को अगर किसी दूसरे लिक्विड में डाल दिया जाए, किसी भी डाई को, तो क्या होगा, वो इस तरह से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा. तो ये जो है वो आपके पास लिक्विड की डिफ्यूजिबिलिटी है. सही, और एनी कलर्ड सोल्यूशन डिफ्यूज थ्रू वाटर. सही, तो ये आपके पास जो है वो डिफ्यूजन की एग्जांपल में आ जाता है कि लिक्विड में किस तरह से डिफ्यूज होगा. डिफ्यूजन इज मच स्लोअर देन दैट ऑफ लिक्विड. ठीक, इसकी जो है वो डिफ्यूजन आपके पास यहाँ पर आना चाहिए, देन दैट ऑफ
गैसेस, ठीक है। लिक्विड की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, गैसेस, क्योंकि इसकी जो डिफ्यूजन होती है वो बहुत स्लो होती है लिक्विड्स की। सही, लिक्विड्स की जो डिफ्यूजन है आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, वो क्या है, बहुत स्लो है। रीज़न क्या है, क्यों स्लो होती है, अब ये देख लो। रीजंस, क्लोजनेस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रिजल्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन। अब देखो मेरे बच्चों, इसके अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, थोड़े थोड़े पास होंगे। गैसेस में कहाँ थे, बहुत दूर दूर थे, लेकिन लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े थोड़े पास होंगे। उन पास होने की वजह से क्या होगा, उनका नंबर ऑफ द कोलिजन बढ़ जाएगा, यानी उनका टकराव ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और वो आपस में जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हुए होंगे। कॉजेज डिफ्यूजन टू बी स्लो, और फिर जब वो मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट होना चाहेगा तो फिर वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं हो सकता, और उनकी डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूजन का मेथड स्लो हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी देखते हैं। लिक्विड्स आर नॉट एब्सोल्युटली कंप्रेस्ड बट दे मे बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट, ठीक है। लिक्विड्स जो हैं वो एब्सोल्युटली कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि पूरा का पूरा वो कंप्रेस होकर नहीं दिखाएंगे, बट दे मे बी कंप्रेस्ड टू अ लिटिल एक्सटेंट बाय द हाई प्रेशर्स। जब इनके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तब ये कुछ हद तक जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। अच्छा, दिस फैक्ट लेड्स टू देयर यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं इस फैक्ट को कि किस तरह से जो है वो मूवमेंट हो रही है, ये मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम क्या है, मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। तो लिक्विड्स की बात कर रहे थे हम कि लिक्विड्स जो है वो इतने ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, बट हाई प्रेशर लगाने पे वो कंप्रेस हो जाते हैं एट नॉर्मल प्रेशर। अच्छा, अब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे चलते हैं। एट नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर लगा रहे हैं। देखो, एक कार है, कार में आप लोगों के पास ब्रेक सिस्टम मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक सिस्टम मौजूद होने की वजह से क्या होगा, एक जो है वो क्या किया जाएगा, ब्रेक जो है प्रेस करते हैं कार में, सही। द ब्रेक लिक्विड्स कैन ट्रांसमिट द अप्लाइड, ब्रेक के अंदर क्या मौजूद होगा, ब्रेक ऑयल या मोबिल ऑयल, ठीक है, जो क्या करवा रहा होगा, मूवमेंट करवा रहा होगा इस स्प्रिंग की। जो आपको पिस्टन नजर आ रहा है, स्प्रिंग अंदर मौजूद है, इस पिस्टन की मूवमेंट में कौन हेल्प कर रहा होगा, ब्रेक ऑयल हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। और ब्रेक लगाने में भी ब्रेक ऑयल का बहुत ज़्यादा मतलब है, क्योंकि वरना फिर जो है वो आपके इंजन में और ब्रेक वाले पोर्शन में मसला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो द ब्रेक लिक्विड्स, यहाँ पे ब्रेक लिक्विड्स की बात क्या की जा रही है, ब्रेक ऑयल की बात की जा रही है। कैन ट्रांसमिट द अप्लाइड फोर्स टू परफॉर्म सर्टेन मैकेनिकल फंक्शन। वो ब्रेक ऑयल क्या कर रहा है, वो जो है वो अप्लाइड फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, जो फोर्स अप्लाई की गई है टू परफॉर्म द सर्टेन मैकेनिकल फंक्शन, किसी मैकेनिकल फंक्शन को परफॉर्म करने में, सच एज ब्रेकिंग द मोशन इन अ मोटर कार। किसी भी मोटर कार के अंदर ब्रेक जो है वो उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए ये जो है वो लिक्विड्स यूज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसने प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ब्रेक जो है वो जब दब रही है तो उसके अंदर क्या है, एक पिस्टन आगे की तरफ मूव कर रहा है और इस स्प्रिंग को प्रेस कर रहा है। इस स्प्रिंग के अंदर क्या है, मोबिल ऑयल मौजूद है। ये ऑयल जो है वो प्रेशर, इसमें जो है इस ऑयल में इस कदर प्रेशर एक्सर्ट हो गया है, इस कदर प्रेशर, इसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। फ्लो जिस स्पीड से वो फ्लो करेगा उस स्पीड से वो क्या करेगा, यहाँ पर इसके जो ब्रेक शूज़ हैं, ब्रेक शू लगे हुए हैं, जो क्या कर रहे हैं, व्हील के जो आपके पास जो सिलेंडर लगा हुआ है, इस व्हील सिलेंडर को ये ब्रेक शू जो है वो इस तरह से दबा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी कार की जो मूवमेंट है, यानी कि जो व्हील है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है वो सिर्फ प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। कौन सा लिक्विड, आप लोगों के पास ब्रेक ऑयल है। उस ब्रेक ऑयल की वजह से उसके प्रेशर, जो ब्रेक ऑयल के अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ है, उस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक शू वर्क कर रहा है। ब्रेक शू वर्क करने की वजह से सिलेंडर जो है वो आगे वाले जो सिलेंडर जो कनेक्ट हुआ है किसके साथ, व्हील के साथ, वो व्हील उसकी वजह से स्टॉप हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम आ जाता है आप लोगों के पास। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। अ लिक्विड नॉर्मली एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब एक्सपेंशन हीट किया जाता है लिक्विड को तो क्या होना शुरू होता है, एक्सपेंड हो जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो वो किसमें कैसा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ऑन हीटिंग का अब क्या वजह है कि वो एक्सपेंड क्यों हो रहा है भाई, ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अब बहुत अच्छे तरीके से पीछे भी बात रिवाइज कर चुके हो
कि जब आप लोगों के पास हीट प्रोवाइड की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी नंबर ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो रही है और इस इंक्रीमेंट की वजह से वॉल्यूम भी जो है वो क्या हो रहा है, हर मॉलिक्यूल का इंक्रीज होना शुरू हो गया है हीटिंग पे। इट रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन। और इसी तरह क्या होगा, जब ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ द कोलिजन जो है वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो हर मॉलिक्यूल का कम हो जाएगा। तो ये उसके ही वाइस वर्सा है। सेम डिफाइन एज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, आप कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी यही डिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप लोग के पास टेम्परेचर देखो कम है, मॉलिक्यूल्स के अंदर इतनी मूवमेंट नहीं है। टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ गई और साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बतदरीज देखते जाओ, साइज भी बढ़ता जा रहा है इसका। और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट और बढ़ गई और इसका साइज भी बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। प्रॉपर्टीज पे आ जाइए, लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल, तो लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड आर लार्जली डिटरमाइंड बाय द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, तो इन प्रॉपर्टीज को जो डिटरमाइन किया जा रहा है वो किसकी बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस की बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड ग्राउंड प्रेशर। विस्कोसिटी की तरफ चलते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, लाइक गैसेस लिक्विड्स हैव एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, गैसेस की तरह ही लिक्विड के अंदर ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। बट अनलाइक गैसेस दे हैव डेफिनाइट सरफेसेस, लेकिन गैसेस के पास क्या था स्टूडेंट, कोई डेफिनाइट वो सरफेस नहीं था, कोई शेप नहीं थी डेफिनाइट। लेकिन इन लोगों के पास क्या है, एक डेफिनाइट सरफेस मौजूद है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो, हर तरह के लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, वो अलग होगा, सही। जैसे हनी, मोबिल ऑयल या ब्रेक ऑयल, डीजल वगैरह फ्लो स्लोली, ये बहुत स्लोली फ्लो करते हैं, तो इनको क्या नाम देते हैं, विस्कस लिक्विड का, ठीक है। जो बहुत स्लो मूव कर रहे हैं उन्हें हम विस्कस लिक्विड कहते हैं, और जो बहुत इजीली मूव करते हैं उनको क्या कहते हैं, इजीली या क्विकली मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन विस्कस लिक्विड, ठीक। और इजीली फ्लो करने में हम लोग के पास क्या क्या चला है, गैसोलीन आ सकता है, गैसोलीन आप लोग के पास जो है वो नेफ्थाई, पेट्रोल वगैरह, ठीक है, पेट्रोल। ईथर आ गया, ईथर भी आप लोगों के पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये बहुत आसानी से जो है वो बहुत जो है पानी की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है, तो ये लेस विस्कस है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विद द बल्क ऑफ लिक्विड अकर इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो है अगर लिक्विड जो है वो बल्क क्वांटिटी में भी मौजूद है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस जो है वो मॉलिक्यूल के दरमियान तमाम डायरेक्शंस में वर्क करेंगी। These intermolecular attractions which draw the liquid molecules together are responsible for the viscosity। अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या करें, आपस में जो है वो अरेंज हुए हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या हो रहा है, जुड़ने की वजह से अब लिक्विड कैसे विस्कोसिटी किस तरह डिटरमाइन की जा सकती है कि लिक्विड जो है वो जब फ्लो करेगा तो वो अपने साथ और भी मॉलिक्यूल्स को लेकर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, लिक्विड मॉलिक्यूल के टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विस्कोसिटी दैट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, रुकावट, ठीक है, चलने में या फ्लो करने में लिक्विड को रुकावट जो महसूस होगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास विस्कोसिटी कहलाएगी। इथाइल अल्कोहल एक रीजन है, इथाइल अल्कोहल इज लेस विस्कस देन ईथर। इथाइल अल्कोहल ये मोस्टली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इथाइल अल्कोहल क्यों है विस्कस, लेस विस्कस है ईथर के मुकाबले, बिकॉज देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। इस बॉन्ड की वजह से क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल जा रहा है वो दूसरे वाले को भी पकड़ लेगा, दूसरा वाला तीसरे वाले को पकड़ लेगा, चौथा वाले को पकड़ लेगा, तो इस तरह से उनके दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। तो अब क्या होगा, एक दूसरे को हर एक रोकना शुरू कर देगा, सही है। तो उस रोकने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी मूवमेंट में या फ्लो में, सही। अब इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल में आप लोगों के पास जैसे इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, सही, OH लिखा हुआ है।
अच्छा, अब ईथर के अंदर क्या होता है CH3OCH3, तब इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, यानी कि अल्कोहलिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मौजूद है। और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि बहुत सारे बॉन्ड्स इसके अंदर हाइड्रोजन के मौजूद होंगे। एक बॉन्ड इधर से पकड़ेगा, दूसरा इधर से पकड़ेगा, इनके पकड़ने की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये जो है वो एक साथ ही खींचना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, एक दूसरे के लिए रुकावट बनना शुरू कर जाते हैं। तो यही वजह है कि आपके पास इथाइल अल्कोहल है वो लेस विस्कस है ईथर से। विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, जब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं हनी की एग्जांपल ले लो। हनी आप लोगों के पास अगर जो है वो गर्म थोड़ा सा किया जाए तो कैसा होना शुरू हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, इसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, यानी उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये आजमा लेना कि जब हनी को आप लोग थोड़ा सा वार्म करोगे तो क्या होगा, वो पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस। और जो है, अब देखो ये थिक है, ठीक है, थिकनेस है, तो क्या होगा, इतने से नहीं आ रहा है, अब जब ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसका क्या होता है, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो जाएगी। अब देखो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा और जो है वो लिक्विड हालत में लेस विस्कस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस इन पॉइस, इसको जो है वो पॉइस में एक्सप्रेस किया जाता है। एक पॉइस इसके बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के बराबर होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू स्क्वायर पर इंटू सेकेंड पर स्क्वायर मीटर। ये रहा न्यूटन डॉट सेकेंड डॉट मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स लिखा हुआ है, तो पर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पर स्क्वायर का मतलब जब हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं पर को, जैसे पर का मतलब क्या होगा कि डिवाइडेड बाय, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, यानी कि सेकंड को डिवाइड कर दिया मीटर स्क्वायर से। ठीक है, लेकिन जब हम उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इनवर्स में चला जाता है, यानी कि माइनस का साइन अपेयर हो जाएगा। सही, यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर के पास माइनस का साइन है, तो इसका मतलब ये क्या है, नीचे इसमें डिवीजन में मौजूद था, तो ऊपर जब मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन शो कर देगा। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ले ली, एक तरफ आप लोगों ने वाटर ले लिया, दूसरी तरफ हनी ले लिया, दोनों में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। एक जो है वो आप लोगों के पास विस्कस लिक्विड है, दूसरा नॉन विस्कस लिक्विड है। ये आप लोगों के पास विस्कस लिक्विड आ गया, ये आप लोगों के पास नॉन विस्कस लिक्विड आ गया। ठीक है, अच्छा, ये वाटर है, ऑलिव ऑयल है, हनी है, इन तीनों में फ़र्क है। इस तरह से इनकी बॉन्डिंग्स देख लो, इनमें ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं मौजूद है, इधर से सिर्फ 3 जगह से अटैच हुआ हुआ है और कोई इसके अंदर बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, जबकि ये बहुत सारी जगहों से अटैच हुआ हुआ है। इसलिए इसके दरमियान क्या है, एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बन रहा है, इनके दरमियान बहुत सारी बॉन्डिंग्स मौजूद है, इसलिए इस लिक्विड को मुश्किल हो रही है फ्लो करने में। इसी तरह हनी है, इसके दरमियान भी एक मॉलिक्यूल है, वो कितनी सारी जगहों से बॉन्ड हुआ हुआ है, ये देखो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, एक सब बहुत सारी जगहों से ही बॉन्ड हुआ हुआ है। जबकि इसको देखो, एक तरफ ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, बस 3 जगहों से। ठीक है, जबकि आप हनी को देखो तो एक मॉलिक्यूल बीच में है और इधर से भी बॉन्ड हुआ है, इधर से भी बॉन्ड हुआ है, मतलब पूरे 5-6 साइडों से वो घिरा हुआ है, तो इसीलिए उसको रेजिस्टेंस हो रही है फ्लो करने में। सही, सरफेस टेंशन क्या है आप लोगों के पास, द फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट लेंथ, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाई की जा रही है किस पे, पूरे लेंथ पे। सही, पर यूनिट लेंथ, उसकी लेंथ यानी सरफेस की लेंथ, लिक्विड के सरफेस की लेंथ। एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया, जो एरिया है उसका, लिक्विड के सरफेस का जो एरिया है उसकी जो एनर्जी होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, सरफेस टेंशन कहलाती है। All molecules of the liquids are subjected to attractive forces from neighboring molecules. हर मॉलिक्यूल जो लिक्विड के अंदर मौजूद है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेबरिंग मॉलिक्यूल से यानी अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू जुड़ा हुआ है। दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, और ये फोर्सेस क्या करती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके चलती हैं। बट फॉर मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस देयर इज रिजल्टेंट अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। ये देखो, और इन्होंने बात की कि जो सरफेस पे मौजूद है वहाँ पर एक ऐसी फोर्स मौजूद होती है जो क्या करती है,
एक्ट कर रही होती है किस तरफ, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ वो एक्ट कर रही होती है। यहाँ नजर आ रहा है एक मॉलिक्यूल ऊपर मौजूद है और वो अट्रैक्ट हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, लेकिन उसकी जो फोर्स है वो किस तरफ मूव कर रही है, वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ अटैच हुए हैं, वो डाउनवर्ड अटैच हुए हैं। अच्छा, विच टेंड्स टू पुल द सरफेस मॉलिक्यूल डाउनवर्ड, और जो क्या कर रहा होता है सरफेस के ऊपर, सबसे ऊपरी सतह के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनको अपनी तरफ उनको नीचे की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सरफेस टेंशन, और यही जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की नीचे की तरफ, यही रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, सरफेस टेंशन के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया रिप्रेजेंटेड। कैसे कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट, इसको आप जो है वो इस तरह से गैमा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप लोगों को सरफेस टेंशन ऐसे समझ आएगा कि देखो जो पूरा एक सरफेस एरिया है लिक्विड का, सबसे ऊपर वाली जो सतह है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब सतह के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, यानी कि उसके अंदर जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो उस मॉलिक्यूल को कहाँ पुल कर रही है, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में पुल कर रही है। ठीक है, नीचे की डायरेक्शन में पुल करने की वजह से क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन क्रिएट हो रही है। सेट है। उसके बाद अब देखो रिप्रेजेंटेड बाय द गैमा, इसको जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैमा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इज इक्वल टू डाइंस पर सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या है, डाइंस पर सेंटीमीटर है, और अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर है तो उस पर इसकी जो सरफेस टेंशन है किसी भी लिक्विड की, वो इनमें मेजर की जा सकती है। सरफेस टेंशन इज हायर इन दोज लिक्विड्स हैविंग हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उन लिक्विड्स के दरमियान सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी जिन लिक्विड्स के अंदर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है। लाइक विस्कोसिटी, द सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेस विद द राइज इन द टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी की ही तरह सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। क्यों, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटना शुरू हो जाती है, ये सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो, हाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो इन मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को दूर कर देते हैं, एक दूसरे से हट जाते हैं, और उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे से जो सरफेस से जुड़े हुए, किसकी मदद से जुड़े हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मदद से जुड़े हुए। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और ब्रेकेज की वजह से सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एज विस्कोसिटी ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन भी जो है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है। रीजन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल, गिरता हुआ जो ड्रॉप है पानी का वो स्फेरिकल क्यों होता है, देखो इस तरह से गिर रहा है, सही, तो ये क्या है, स्फेरिकल क्यों है, पानी गिर रहा है जो ड्रॉप, वो स्फेरिकल ही क्यों गिरता है, स्क्वायर में क्यों नहीं गिर सकता, ओवल में क्यों नहीं गिरता, रेक्टेंगल में क्यों नहीं गिरता, भाई स्फेरिकल क्यों गिर रहा है, सरफेस टेंशन टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन क्या काम करती है, उसकी सरफेस को, किसके सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींचना शुरू होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको नीचे की तरफ पुल करती है, तो उसकी जो ऊपर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होना शुरू होता है, इस वजह से वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। For this reason, freely falling drop is spherical and sphere has the smallest ratio of surface area to volume. अब देखो आप लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा, ऊपर की जो सतह थी उसके ऊपर क्या मौजूद थी, सरफेस टेंशन मौजूद थी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ आ रहे थे। ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो अट्रैक्शन में था, ठीक है, जिस डायरेक्शन में जो है वो अब वो मूव करेगा तो आपके पास उसी डायरेक्शन में स्फेरिकल डायरेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, आप लोगों के पास जो फॉलिंग ड्रॉप है वो लिक्विड का वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है सरफेस टेंशन की वजह से। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, लिक्विड ऑलवेज राइज इन द कैपिलरी ट्यूब, लिक्विड जो होता है वो एक ही आप लोगों के पास कैपिलरी ट्यूब है, अगर इसको किसी भी टब या किसी पानी के अंदर रख दो जिसमें बाहर पानी बहुत ज़्यादा है तो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो पानी इस कैपिलरी ट्यूब में, ये यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब बहुत जो है वो आपको साइज में ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि कैपिलरी ट्यूब बहुत स्मॉलर और बहुत पतली सी होती है। ठीक है, वो क्या करती है, उसकी अगर उसको पानी में रखा जाए तो देख रहे तो वो पानी क्या होना शुरू होता है, वो उसके अंदर फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो वजह क्या है इसके फ्लो होने की, कैपिलरी एक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से हो रही है। द सरफेस एरिया इज वॉल्यूम
is the surface area to volume ratio is of a capillary of a small pore is much smaller than the container in which liquid is placed। यानी कि जो सरफेस एरिया है किसका, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, अगर हम जो इसका जो एक रेशो है किसका, सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का, सही। अब देखो सरफेस एरिया कितना है कैपिलरी ट्यूब का, बहुत स्मॉल होगा, पतला सा होगा, बहुत स्मॉल सा सरफेस एरिया है किसका, कैपिलरी का। और बाहर वाला वॉल्यूम कितना है, बाहर जो है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंटेनर में कितना पानी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस रेशो के मुताबिक इन दोनों में क्या होगा कि जो लिक्विड बाहर ज़्यादा मौजूद है वो इस पतली सी ट्यूब के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से, सही। ये आपके पास रीज़न है। इसी तरह से आप लोगों ने इसको लर्न कर कर जो है वो एग्जाम में देना है। लिक्विड ऑलवेज राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, कोई भी लिक्विड मौजूद होगा वो किसमें राइज करना शुरू कर देगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इसको कैपिलरी ट्यूब कह रहे हैं, ठीक है, वो राइज करना शुरू कर देगा। कैपिलरी एक्शन इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन भी सरफेस टेंशन की ही एग्जाम्पल में आता है, कि मतलब एग्जाम्पल में नहीं, यानी कि इसी की वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से। द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, यानी सरफेस एरिया किसका, आपका कैपिलरी ट्यूब का, और वॉल्यूम किसका, पानी का, इज ऑफ अ कैपिलरी ऑफ स्मॉल बोर इज मच स्मॉलर देन, यानी कि जो स्मॉल बोर है किसका, बोर कह रहे हैं सुराख को, ठीक है, इज स्मॉल बोर is much smaller than the container in which liquid is present, उससे बहुत छोटा है कि जिसके अंदर उस कैपिलरी ट्यूब को रखा जा रहा है, उस कंटेनर के अंदर, उसके साइज से, कंटेनर के साइज से जिसमें पानी रखा गया है उसके साइज से जो कैपिलरी ट्यूब है वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो स्ट्रॉ आप लोगों के पास भी यही फंक्शन करती है। स्ट्रॉ आप लोगों ने देखी है, अगर उसको ज़्यादा देर जूस में रखा जाए तो क्या होता है, लिक्विड जो जूस है तो स्ट्रॉ में आना शुरू हो जाता है, ऐसा ही है। तो इसकी वजह से जो है वो ये सरफेस टेंशन की वजह से होना शुरू होता है। वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, प्रेशर, ऐसा प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा हो वेपर्स की वजह से। वेपर्स क्या है, जब जो लिक्विड है वो थोड़ा सा गैसियस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो उसे वेपर्स कहते हैं। When they are in इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज, जब वो किसके इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कहते हैं आप लोग इसको कहते हैं इक्वालिटी पे या तवाज़ुन पे, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन पे हो। When they are in इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड स्टेट, कि जब वो इक्विलिब्रियम हो किसके साथ, लिक्विड स्टेट के साथ। वेपर्स का इक्विलिब्रियम बताया गया किसके साथ, लिक्विड स्टेट के साथ। ऐसा प्रेशर जो कौन एक्सर्ट करे, वेपर्स एक्सर्ट करें जब वो इक्विलिब्रियम में हो किसके साथ, लिक्विड फेज के साथ। वाटर इवेपोरेट्स स्लोली एट रूम टेम्परेचर, बट वाटर जो है वो बहुत स्लोली इवेपोरेट करता है रूम टेम्परेचर पे। एंड गैसोलीन इवेपोरेट्स क्वाइट रेडिली विदाउट बॉइलिंग, पानी जो है वो अगर सरफेस पे पड़ा हुआ है तो वो बहुत देर में इवेपोरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर पेट्रोल पड़ा हो, ठीक है। पेट्रोल क्या करता है, बहुत आसानी से और बहुत मतलब फ़ौरन से वो क्या होना शुरू होता है, इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे, विदाउट बॉइलिंग। अभी इसको बॉयल भी नहीं किया और वो खुद बहुत इवेपोरेट हो गया। एंड सेट टू बी वॉलेटाइल लिक्विड, और ऐसे लिक्विड्स जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएं उन लिक्विड्स को वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। इफ़ अ लिक्विड इज इनक्लोज्ड इन अ टाइटली कवर्ड कंटेनर, अगर लिक्विड को, देखो अभी उन्होंने ऊपर क्या बात करी, उन्होंने इवेपोरेट मतलब एक खुला जो है वो उससे इवेपोरेट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड को इनक्लोज कर दिया जाए टाइटली कवर्ड कंटेनर, ऐसे कंटेनर के अंदर जो कवर्ड हो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू इनक्लोज स्पेस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। कभी देखा होगा आप लोगों ने, अगर कंटेनर बंद हो जाता है तो अंदर जो है वो क्या काफ़ी टाइम तक अगर पानी इसमें रहे तो उसके अंदर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सरफेस इनटू इनक्लोज स्पेस, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं इनक्लोज स्पेस के अंदर, हेंस कंडेंस्ड एंड रीजॉइंस द लिक्विड, और फिर क्या होता है, कंडेंस होकर रीजॉइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोगों ने पानी देखा हो, सॉरी खाना गरम गरम किसी कंटेनर में रखते हो, उसको ढक देते हो, तो क्या होता है, उसी के भाप की वजह से जो वेपर्स बन रहे होते हैं वो वेपर्स भी क्या हो रहा होता है, कंडेंस होकर वापस से उसको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वेपर्स उससे के साथ ढक्कन के साथ टकराते हैं, उस कंटेनर के डब्बे के साथ टकरा रहे होते हैं, वो ऊपर से जाके दोबारा से कंडेंस होते हैं, यानी कि वो पानी में कन्वर्ट होते हैं। क्या आप लोगों ने खाने में पानी इस तरह यूज़ किया था, नहीं करा था ना।
तो उसमें क्या होता है, वो वेपर्स जो उसके अंदर मौजूद होते हैं वो किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस से उसी चीज़ को, उसी लिक्विड को ज्वाइन कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट टू ऑपोजिट प्रोसेसेस टेक प्लेस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, दो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस आप लोगों के पास इवेपोरेशन का प्रोसेस है और दूसरा आपके पास कंडेंसेशन का प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या नहीं कि वो उसमें मॉलिक्यूल्स की सरफेस से जो वेपर्स इवेपोरेट हो रहे हैं, यानी कि उड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर वो उस वॉल के साथ टकरा कर वापस भी आ रहे हैं, तो दैट मीन वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहे हैं, ठीक है। जब मॉलिक्यूल टकरा कर पानी में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स जब पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। एंड इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, दिस इक्विलिब्रियम इज वेपर प्रेशर। और अब एक क्या हो जाता है, एक तवाज़ुन बनना शुरू हो जाता है, यानी कि एक जो है वो इक्वालिटी आ जाती है। तो इस इक्वालिटी को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। सही, वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। जब आपके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, तब ये कोई वेपर प्रेशर कांस्टेंट ही रहेगा। वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये डिपेंड नहीं करता चाहे वो बहुत सारा लिक्विड हो चाहे वो इतना सा लिक्विड, ठीक है। तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, भाई जितना भी अमाउंट ऑफ द लिक्विड होगा वो उस हिसाब से इवेपोरेट करेगा, उसी हिसाब से वो कंडेंस्ड होगा और इस हिसाब से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। ज़्यादा हो चाहे कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस डायग्राम में क्या हो रही है, सबसे पहले इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ पर इवेपोरेशन इस तरह के मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं और वो क्या जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, क्योंकि ये कंटेनर क्या है, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस तो हो ही नहीं रहा, सही, टकरा के वापस आने का प्रोसेस तो हो नहीं रहा। अब ये एक क्लोज कंटेनर है जो पूरे तरीके से बंद है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर से इवेपोरेट होकर रहे हैं और ऊपर की इसकी वॉल से टकरा कर वापस भी आ रहे हैं, सही। तो कंडेंसेशन, इवेपोरेशन हो रही है सबसे पहले, उसके बाद क्या हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। तो दोनों प्रोसीजर साथ हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम की वजह से क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर बन रहा है। तो ये आप लोगों के पास वेपर प्रेशर हो गया। इसका रीजन देख लेते हैं, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस क्यों है, इवेपोरेशन अकर्स व्हेन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड ब्रेक अवे, यानी इवेपोरेशन उस सूरत में होती है कि जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर, जो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल मौजूद है, ब्रेक अवे फ्रॉम नेबरिंग एंड एस्केप इनटू द गैस फेज, वो बराबर वाले मॉलिक्यूल से टूट जाए, जो बराबर उसके मॉलिक्यूल है उनके दरमियान क्या मौजूद है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है। अब वो क्या करे, उनसे अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़े, सही, अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल से तोड़कर वो एस्केप हो जाए, कहाँ, गैस फेज के अंदर चला जाए, यानी गैस फेज में क्या, इवेपोरेट हो जाए, सही। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द एस्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लोअर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल हाई एनर्जी का इवेपोरेट हुआ था वो क्या कर देगा, इवेपोरेशन के दौरान वो क्या कर देगा, लो कर देगा काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल्स की, सही। जब वो उनके बराबर से तोड़ के चला जाएगा तो उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है बराबर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब एक चीज़ है जो मेन सोर्स है, हाई एनर्जी रखती है, वो सबके साथ जुड़कर उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रही है। जब वही जो है वो उनसे टूट जाएगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर वालों की काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली लो हो जाएगी। तो इस लो होने की वजह से एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटली द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल्स डाउन, और इसकी वजह से क्या होगा, बाकी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। या आप लोगों के पास अगर आप खाना ठंडा करने के लिए रखते हो तो इवेपोरेशन होती है उसमें और खाना ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाले हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। इवेपोरेट होने की वजह से क्या होता है, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट हो गया, बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को की जो उसके साथ बॉन्डिंग है उसको तोड़ता हुआ इवेपोरेट हुआ, तो उसके बराबर जो नेबरिंग मॉलिक्यूल अब मौजूद है उनकी एनर्जी लो हो गई। उनकी एनर्जी लो होने की वजह से रेस्ट ऑफ द लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली ये आपके पास कंटेनर क्लोज है, ये बाकी सारा इवेपोरेशन हो रही है और कंडेंसेशन होकर वापस आ रही है। क्लोज कंटेनर है, इवेपोरेशन के साथ साथ कंडेंसेशन भी। स्टेट चेंज देख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है आप लोगों के पास, कि लिक्विड किस तरह से अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड ने किस तरह, गैसेस ने किस तरह की थी, लिक्विफिकेशन करके, यानी कि गैसेस से वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। अब ये जो है वो बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैस फेज में कन्वर्ट होता है। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। अब क्या हो रहा है, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो पॉल्यूशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड एस्केप इनटू द एयर एंड इवेपोरेशन बिकम्स मोर रैपिड, और जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसके अंदर वो एस्केप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
और इसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन बिकम्स मोर रैपिड, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। इसी की वजह से जब इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सही। अच्छा, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब जो आपके पास वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। द बबल्स ऑफ द वेपर्स फॉर्म इजीली, और फिर जो वेपर्स के अंदर बबल्स बनते हैं वो आसानी से बन सकते हैं। इन राइज टू द सरफेस, और किस पे आ जाते हैं, सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं। द लिक्विड स्टार्ट टू बी बॉयल, जब इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोगों के पास क्या है, जो उस वक्त का जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसके इर्द गिर्द, जो हीटिंग की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द बबल्स ऑफ द वेपर्स फॉर्म इजीली, और जो वेपर्स के अंदर जो है, सॉरी, लिक्विड जो बॉयल आ रहा है, देखो जोश आ रहा है, इसमें बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं, तो ये बबल्स बनते हैं एंड राइज टू द सरफेस, और सरफेस के ऊपर अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। द लिक्विड सेट टू बी बॉयलर, और लिक्विड जो है वो बॉइलिंग कंडीशन पे आ चुका है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर ऑफ एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर। तो लिक्विड का प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, बाहर वाले प्रेशर के। बाहर वाला प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, वो आपके पास हीट की वजह से हो रहा है जो प्रोवाइड की जा रही है। When outside pressure is 760 torr, अगर बाहर का प्रेशर 760 torr है यानी कि 1 atm है, the boiling point is referred to the normal boiling point। ठीक है, अगर 760 torr है यानी कि 1 atm है तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। The boiling point of the liquid varies with the outside pressure। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे वेरी करता रहेगा, आउटसाइड के प्रेशर से वेरी करता रहेगा। जैसे आउटसाइड का प्रेशर हम कह सकते हैं कि क्या है, सर्दियों में किस तरह का होता है, आपका जो एरिया ठंडा है बहुत ज़्यादा, फिर आपके पास जो है वो सी लेवल पे किस तरह का होगा, और आपके पास जो है वो गर्मी वाले एरिया में कैसा होगा। ठीक है, तो एवरेज पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का। वाटर की बात करें तो वाटर का जो टेम्परेचर है सर्दियों में वो किस पे हो जाएगा, 69 डिग्री पे जो है वो बॉयल हो जाएगा वाटर। ठीक है, लेकिन जब आपके पास जो है वो सी लेवल पे होगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होगा, और जब जो है वो डेड सी के तरफ होगा यानी कि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नमक की वजह से बहुत ज़्यादा, डेड सी कहते हैं नमकियात वाले पानी के, तो ही वहाँ पर जो है नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 101 होता है। सही है, तो इस तरह से जो है वो वेरी कर रहा होता है एटमॉस्फेयर से। जैसा एटमॉस्फेयर होगा बॉइलिंग पॉइंट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। वाटर के लिए देखो अब 3 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर्स बता दिए गए कि इस जगह पे ऐसा होगा, इस जगह पे ऐसा, और तीनों जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होगा। ये कुछ रीजंस हैं। इन माउंटेन रीजन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी below 100 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बिलो 760 torr। इसीलिए वो डिफरेंट है माउंटेनियस एरियाज में। जो बात हमने पीछे डिस्कस करी वो यही है कि माउंटेनियस एरिया में जो टेम्परेचर है वो बिलो 100 होता है। वजह यही है कि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 से कम होता है। थस इन सच रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड, तो इन्हीं वजह से हाई एल्टीट्यूड के रीजन में फूड टुक लॉन्गर टाइम, तो जो खाना है वो ज़्यादा वक्त लेता है कुक होने में बिकॉज ऑफ द लो बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि उनका बॉइलिंग टेम्परेचर जो क्या है वो लो है आप लोगों के पास। ठीक है, इन प्रेशर कुकर्स ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर प्रेशर कुकर को देखा जाए इसके मुकाबले फूड कुक मोर रैपिडली, फूड जो है वो मोर रैपिडली कुक होता है बिकॉज द हायर बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। जो कुकर है आप लोगों के पास, प्रेशर कुकर है, इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट होता है और एक ऐसा इन्वायरमेंट उसे दिया जाता है, एक ऐसा प्रेशर उसे प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, खाना जल्दी पक जाता है। Certain liquids tend to decompose to their boiling point temperature. Such liquids are distilled at low temperature. जैसे कुछ liquids क्या होते हैं, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है जब उनका बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और उन लिक्विड्स को क्या कहते हैं, वो डिस्टिल्ड हो जाते हैं। क्योंकि वो लिक्विड्स क्या होते हैं, डिस्टिल्ड हो जाते हैं। डिस्टिल्ड का प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, जब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं यानी कि पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोलियम से उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसको डिस्टिल आउट करते हैं। ठीक है, पेट्रोल वगैरह जो आप लोगों को मिल रहा है वो डिस्टिलेशन के थ्रू मिलता है। बहुत सारे टेम्परेचर्स पे अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किए जाते हैं और अलग अलग किस्म के कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं, तो वो डिस्टिल होता है। तो क्या होता है, उन लिक्विड्स को क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर पे डिस्टिल किया जाता है अंडर रिड्यूस प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस होता है। बाय लोअरिंग द प्रेशर, अगर उस लिक्विड का प्रेशर लो कर दें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज रिड्यूस, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका रिड्यूस किया जा सकता है एंड देयर डिकम्पोजिशन इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो और फिर उस लिक्विड की डिकम्पोजिशन जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है, क्या करके,
कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों के पास लो टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड होते हैं और उनका प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। तो अगर हम प्रेशर को लोअर कर दें, सही है, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दें, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर प्रेशर को भी रिड्यूस कर दें, तो हम उसकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं उस लिक्विड की। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन बॉइल्स एट 290 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 torr, बट इट डिकम्पोजेज एट दिस टेम्परेचर। बॉयल किस पे हो रही है, 290 पे हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका कितना है, 760, और वो डिकम्पोज किस पे हो रही है, इस टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाती है 290 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज हीटेड अंडर द रिड्यूस प्रेशर। अगर हम इसको रिड्यूस प्रेशर पे हीट करें, जैसे इसका प्रेशर 760 से हम किस पे ले जाएं, 50 torr पे ले जाएं, यानी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। फॉर torr इट बॉइल्स एट 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्या होगा, 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। 290 पे जो बॉयल हो रहा था, अब वो किस पे बॉयल हो गया, 210 पे बॉयल हो गया। तो हमने क्या किया, उसकी डिकम्पोजिशन रोक दी, यानी कि 290 पे वो क्या हो रहा था, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर 290 का जैसे ही पहुंचेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी यही है, उसका डिकम्पोजिशन पॉइंट भी यही है। अब हमने क्या किया, अगर हम उस लिक्विड के प्रेशर को रिड्यूस कर दें, जैसे 760 था तो हमने सिर्फ 50 torr दिया, जब 50 torr दिया तो वो अब किस पे बॉयल होना शुरू हो गया, वो 210 पे ही बॉयल हो गया, और उसकी जो डिकम्पोजिशन है उस लिक्विड की, अब वो बच गई, यानी कि अब जो ग्लिसरीन है वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो हमें जो है वो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल जाएगा, ठीक है, रिड्यूस्ड प्रेशर पे। तो ये इसकी एग्जाम्पल में आता है। अब देखो, ये आप लोगों के पास डिफरेंट जो है वो उनके टेम्परेचर्स हैं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो रहा है, और ये 78 पे आपके पास इथाइल अल्कोहल बॉयल हो रहा है, डाइथाइल ईथर आपके पास 34 पे बॉयल हो रहा है, इथाइल अल्कोहल और ग्लाइकोल यानी कि जो ग्लिसरीन वगैरह आप लोगों के पास वो इस वाले टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, 54 पे या 60 पे बॉयल हो रहा है, सही। तो ये इनके टेम्परेचर्स का ग्राफ है कि 760 पे नॉर्मल प्रेशर पे ये क्या हो रहा है, आप लोगों के पास 760 पे हो रहा होगा, ठीक है, 760 torr के ऊपर, यानी कि 1 atm जब प्रेशर होगा तो वो क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, वाटर 100 पे बॉयल हो जाएगा 1 atm पे, यानी कि 760 torr पे जो आपके पास है वाटर 100 पे बॉयल हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल आप लोगों के पास जो है वो 60 पे बॉयल हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सॉलिड स्टेट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आगे की इसकी टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।